दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर अमेरिका की टेस्ला कंपनी के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। टेस्ला की लग्जरी गाड़ियों के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टेस्ला कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि उस जीनियस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनके सम्मान में इस कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा गया। इस जीनियस पर्सनैलिटी का नाम है निकोला टेस्ला। हमारे डेली लाइफ में हम कितनी सारी डिवाइसेस का यूज करते हैं, फिर वो चाहे घर पे हो या ऑफिस में, और इनमें से 95% डिवाइसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारे डिवाइसेस किस चीज से चलती हैं? वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपनी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, देन थैंक निकोला टेस्ला। आज की इस वीडियो में हम 19th सेंचुरी के एक ऐसे जीनियस की लाइफ के बारे में जानेंगे जिन्होंने न केवल अल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट किया, बल्कि साथ में वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, मेडिकल एक्सरे, रिन्यूएबल एनर्जी और इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों की खोज की। टेस्ला ने सैकड़ों टेक्नोलॉजीज जो कि हमारी डेली लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि नियॉन एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लेजर बीम्स, रोबोटिक्स एंड ऑफ कोर्स अल्टरनेटिंग करंट, जो कि प्रेजेंट डे के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बेस है। इन सब के डेवलपमेंट, इन्वेंशन और प्रिडिक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया था। उनके पास 300 से ज्यादा पेटेंट थे, लेकिन उन्हें केवल कुछ के लिए ही मान्यता मिली, जो दर्शाता है कि उनके कई विचारों की टेस्टिंग की गई और वे फेल हो गए या कभी फेमस नहीं हुए। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो अब क्रोएशिया है, वहां हुआ था, और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 1884 में वे एज ए फिजिस्ट यूएस चले गए थे। टेस्ला का सबसे फेमस आविष्कार है अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि करंट दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। एसी करंट के अंदर टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन डीसी करंट के अंदर करंट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीसी करंट को आराम से सेल या बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। डीसी पावर उन डिवाइसेस के लिए अच्छी है जिन्हें हर समय पावर की स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, जैसे कि फ्लैश लाइट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन। वहीं बड़े डिवाइसेस ज्यादातर एसी से चलते हैं, क्योंकि बड़े डिवाइसेस को ज्यादा करंट की जरूरत होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, रेडियो, माइक्रोवेव, फैंस एंड पंप्स। हमारे घरों के अंदर भी ज्यादातर डिवाइसेस एसी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, क्योंकि एसी के साथ काम करना ज्यादा सेफ और हाईली एफिशिएंट होता है। जब टेस्ला यूएस आए तो उन्हें थॉमस एडिसन के मैनहट्टन हेडक्वार्टर्स में एक इंजीनियर के रूप में काम पर रखा गया। उन्होंने वहां 1 साल तक काम किया, अपनी मेहनत से एडिसन को प्रभावित किया। एक समय पर एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वे एडिसन की डीसी करंट मेथड को सफल बना सकें तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। जैसा कि पता चला, एडिसन की डीसी करंट टेस्ला की अपनी एसी करंट जितनी इफेक्टिव नहीं थी, जो लंबी दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती थी। जब एडिसन टेस्ला को डीसी पावर डिजाइन की खामियों को दूर करने के लिए $50,000 के अपने ऑफर से मुकर गए, तो टेस्ला ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने अगले प्रयास में लग गए। करंट की जंग के दौरान टेस्ला द्वारा फेवर किए जाने वाले एसी ने एडिसन द्वारा फेवर किए जाने वाले डीसी के साथ व्यापक स्वीकृति के लिए संघर्ष किया। दावे पर पूरे देश का इलेक्ट्रिक सिस्टम का बेस था। एडिसन ने एसी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जो कि ये दावा कर रहा था कि एसी करंट के साथ काम करना खतरनाक है और लोगों की जान भी ले सकता है। इसके बाद टेस्ला ने एसी की सेफ्टी को दिखाने के लिए पब्लिक के सामने खुद को 2,50,000 वोल्ट का झटका दिया। अल्टीमेटली एसी करंट इस जंग को जीत गया। अपनी खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने के असफल प्रयास और हर रोज $2 के लिए गड्ढे खोदने के बाद टेस्ला को अल्टरनेटिंग करंट की अपनी रिसर्च में सपोर्ट करने के लिए समर्थक मिल गए। 1887 और 1888 में उन्हें अपने आविष्कारों के लिए
30 से ज़्यादा पेटेंट दिए गए और उन्हें अपने काम पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को संबोधित करने के लिए इनवाइट किया गया। उनके लेक्चर ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान आकर्षित किया, जो बोस्टन के पास पहला एसी पावर सिस्टम लॉन्च करने वाले इन्वेंटर थे और करंट की लड़ाई में एडिसन के मेन कॉम्पिटिटर थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को काम पर रखा और उसके एसी मोटर के लिए पेटेंट लाइसेंस प्राप्त किया और उन्हें अपनी लैबोरेटरी भी दे दी। 13 मार्च 1895 की सुबह टेस्ला की न्यूयॉर्क लैब में आग लग गई, जिससे सालों के नोट्स, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, रिसर्च मटेरियल्स और बहुत सारे डिवाइसेस नष्ट हो गई। इसके बाद टेस्ला ने अपनी लैब को एक नए तरीके से रीबिल्ड किया। टेस्ला के इन्वेंशंस में शामिल है एसी पावर, टेस्ला कोइल, मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, टेस्ला टरबाइन, शैडोग्राफ या फिर जिसे एक्सरे भी कह सकते हैं, रेडियो, नियॉन लैंप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इंडक्शन मोटर, रेडियो कंट्रोल्ड बोट। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नियागारा फॉल्स में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डिजाइन किया। इस कंस्ट्रक्शन में 3 साल लग गए और इस पावर को पहली बार 16 नवंबर 1896 को आसपास के घरों में पहुंचाया गया। गोट आइलैंड पर टेस्ला की एक मूर्ति आज भी उस झरने को देखती है। 1901 में टेस्ला को सोरहम लॉन्ग आइलैंड में अपनी वॉर्डन क्लिफ लैबोरेटरी बनाने के लिए जेपी मॉर्गन से फाइनेंशियल हेल्प मिली। इस सुविधा में टेस्ला टावर शामिल था, जो 185 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर था, जिसके टॉप पर 65 फुट कॉपर का डोम ट्रांसमीटर था। टेस्ला का विजन इस टावर का पूरी दुनिया में सिग्नल और फ्री अनलिमिटेड वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए यूज करना था। टेस्ला के शुरुआती काम की बदौलत आज पावर का वायरलेस ट्रांसमिशन आखिरकार साकार हो रहा है। टेस्लाज, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, उसे निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखा गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हुए टेस्ला की इंडक्शन मोटर आज के टाइम में रोजमर्रा के घरेलू सामान जैसे कि वैक्यूम, हेयर ड्रायर और बाकी के इलेक्ट्रिक टूल्स को शक्ति प्रदान करती है। टेस्ला को 1891 में यूएस की नागरिकता मिल गई थी। उसी साल उसने टेस्ला कोइल को इन्वेंट किया। टेस्ला कोइल्स एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि लो करंट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आज के समय में ये ज्यादातर रेडियोज, टेलीविजन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं और वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। टेस्ला के मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर की अगर बात करें तो टेस्ला कोइल के रहस्य उद्घाटन के आधार पर टेस्ला ने रेजोनेंस का यूज करके एक टावर से दूसरे टावर तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करके सभी को फ्री में वायरलेस बिजली देने की कोशिश की। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने में सफल रहा। दी शैडोग्राफ। शैडोग्राफ एक्सरे का ही दूसरा नाम है, लेकिन टेस्ला का वर्ड इस प्रोसेस का अधिक चित्रण करता है। एक एक्सरे मानव शरीर के माध्यम से रेडियो एक्टिव वेव्स को पास करके कैप्चर किए गए एरिया का एक पिक्चर बनाता है। हालांकि यह आविष्कार शुरू में रोंटगेन द्वारा डेवलप किया गया था। टेस्ला ने क्लियर इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए इस टेक्निक में सुधार किए थे। अपनी लैब के जलने से पहले टेस्ला 50 मील तक सिग्नल भेजने के लिए रेडियो डेवलप करने पर काम कर रहे थे। हालांकि इसके पूरा होने से पहले एक अन्य व्यक्ति को इंग्लैंड में इसी तरह के रेडियो डिजाइन के लिए पेटेंट मिल गया। निकोला टेस्ला के कई आविष्कारों को मान्यता नहीं मिली, जबकि बाकी तब खो गए जब उनके नोट्स आग में नष्ट हो गए। टेस्ला एक मुनाफे में रहने वाले बिजनेसमैन नहीं थे और अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने मॉर्गन से फाइनेंशियल सपोर्ट खो दिया, जिन्हें लगा कि वे टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से लाभ नहीं उठा सकते। टेस्ला ने अपने आखिरी दशक न्यूयॉर्क के एक होटल में बिताए, जहां उन्होंने नए आविष्कारों पर काम किया, जबकि उनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो गया था। टेस्ला आजीवन कुंवारे रहे और अपने काम के साथ खुद को एकांत में रखना पसंद करते थे। 1937 की सर्द ऋतु में 81 वर्ष की आयु में एक रात
आधी रात के बाद टेस्ला कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कैथेड्रल और लाइब्रेरी में जाने के लिए होटल न्यूयॉर्कर से बाहर निकली। होटल से कुछ ब्लॉक दूर एक सड़क पार करते समय टेस्ला को एक चलती टैक्सी ने टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर पड़े। दुर्घटना में उनकी पीठ पर गंभीर चोट लगी और उनकी 3 पसलियां टूट गई। टेस्ला ने डॉक्टर से परामर्श करने से इनकार कर दिया, जो इनकी आजीवन आदत थी, और वे कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में टेस्ला की होटल न्यूयॉर्कर के कमरा 3327 में मौत हो गई। उनकी लंबे समय से बंद पड़ी लॉन्ग आइलैंड लेबोरेटरी जल्द ही एक म्यूजियम बन जाएगी।